हाय एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ दैट इज काई स्क्वायर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चीज समझना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये 17th पार्ट है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट देख रहे हो ना, ये चैप्टर सुपर इजी लगने वाला है। काई स्क्वायर टेस्ट तो स्टार्ट कर लिया था, बिल्कुल। इसके अंडर कितने टॉपिक है? एक पॉपुलेशन वेरिएंस वाला हमने ये कंप्लीट कर लिया था। फिर नॉन पैरामीट्रिक के अंदर ये टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट और इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर हम देखें सिंपली, एक टॉपिक पॉपुलेशन वेरिएंस वाला, सेकंड गुडनेस ऑफ इट वाला, थर्ड ये वाला है। पॉपुलेशन वेरिएंस कंप्लीट कर लिया, ये वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये आज की क्लास में ही हम कंप्लीट करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, ज्यादा क्या डिफिकल्ट है ही नहीं, सुपर इजी है, गेम की तरह है। इसके 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन करके आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का इजीली कर सकते हो। यही आज का टॉपिक है, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर। ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स होता क्या है, ये हम क्वेश्चन में समझेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी, सिचुएशन समझाऊंगी, तब आपको इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ आएगा। बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको समझ आ जाएगा कि पेपर में जाके स्टेटमेंट देख के कैसे पता लगेगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है। लेकिन एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटीज क्या है, उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे एक दवाई की क्या क्वालिटी है कि वो पर्सन को ठीक कर सकती है, उसकी जो डिजीज है उसको ठीक कर सकती है, तो ये उसका एट्रीब्यूट है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको चीजें समझ आ रही होंगी। स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले इसके फॉर्मूला समझ लेते हैं कि इसमें काम कैसे करना है। ध्यान से चीजें समझना। इसमें गुडनेस ऑफ फिट की तरह ही काम करना है। H0 H1 लिया था, नहीं अभी डिस्कस करवाती हूँ। अल्फा हो गया, उसके बाद हमने क्या करा था, काई स्क्वायर का फॉर्मूला, उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली थी। वही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यहां भी निकलेगी। ओ ई ओ माइनस ई सेम फॉर्मूला रहने वाला है। गुडनेस ऑफ फिट में हर बार ढूंढना पड़ता था कि कैसे निकाले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेपर में क्वेश्चन मिल गया इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का, वहां पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालना इजी है एज कंपेयर टू गुडनेस ऑफ फिट। वहां भी इजी था, पर उसके कंपैरिजन में यहां बहुत इजी है। यहां गेम खेल के हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट है, सेम फॉर्मूला रहेगा, दैट इज समीशन ओ माइनस ई अपॉन ई। इसका क्या था, दैट इज स्क्वायर। काई स्क्वायर इसी से ही निकल रहा होगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला देख लो। यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का भी फॉर्मूला होता है। वहां गुडनेस ऑफ फिट में फॉर्मूला नहीं था उसका, वो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उससे निकालते थे। लेकिन यहां पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। यहां पे है टोटल ऑफ रोज इनटू टोटल ऑफ कॉलम, और यहां पे पूरे का टोटल, दैट इज मैं यहां पे n लिख रही हूं। क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आएगा कैसे काम करना है, लेकिन फॉर्मूला देखो कैसे निकलेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकलेंगी, r इंटू सी, टोटल ऑफ रो, टोटल ऑफ कॉलम, ये कंप्लीट वाला टोटल ही है क्या। क्वेश्चन में हम टेबल बने मिलेंगे, हमें वहां चीजें समझ आएंगी। अभी के लिए फॉर्मूला नोट कर लो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन करते ही समझ आ जाएगा। मैम ये तो इजी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ध्यान से समझना। पहले सिर्फ स्क्रीन पे देखो, बाद में क्वेश्चन करना। पहले ध्यान से स्क्रीन पे समझ लो कि कैसे कैसे एक्सपेक्टेड चीजें निकलती है। बाकी सेम है, ये ओ ई ओ माइनस ई का सेम काम करना है। मेन क्या सीखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ये सब कैसे होना है। बाकी कल वाला ही काम है जो हमने गुडनेस ऑफ फिट में किया था। चलिए फिर क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ 200 पर्सन्स विद अ पर्टिकुलर डिजीज वाज सिलेक्टेड। 200 लोग उठाए गए, उनको एक पर्टिकुलर डिजीज है, ओके। 100 वर गिवन ड्रग एंड अदर्स वर नोट। 100 लोगों को दवाई दी गई और बाकियों को नहीं दी गई। 200 हमने सिलेक्ट किए, 100 लोगों को ड्रग मतलब वो दवाई दी गई, बाकियों को नहीं दी गई। द रिजल्ट्स वर ऑब्जर्व्ड एज फॉलोज। ये रिजल्ट यहाँ पे दे दिए। 200 लोग चूज करके 100 को दवाई दी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट है। ये रिजल्ट, ये टेबल पढ़ना आना चाहिए, ध्यान से समझना। ध्यान से, नंबर ऑफ पर्सन गिवन, ठीक है। क्योर्ड कितने सही हुए, नॉट क्योर्ड कितने नहीं सही हुए। ड्रग, कईयों को दवाई मिली और कईयों को दवाई नहीं मिली। तो
तो जो ठीक भी हुए उन्हें दवाई भी मिली थी वो 55 लोग हैं। जो ठीक हुए लेकिन उन्हें दवाई नहीं मिली थी, बिना दवाई के ठीक हो गए, वो 65 लोग हैं। टेबल एक बार देखना आना चाहिए। नोट क्योर सही नहीं हुए, ठीक है, ड्रग मिली थी लेकिन सही नहीं हुए, कितने लोग हैं? 45 लोग हैं। नोट की ओर सही नहीं हुए, दवाई भी नहीं मिली थी, सही भी नहीं हुए थे, वो 35 लोग हैं। एक बार टेबल पढ़ना रहा है मैं हर क्वेश्चन में ऐसे, मुझे पता है अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ आ गया, हर क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगाने, बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ये बात समझ आई पक्का? तो ड्रग क्योर जो सही भी होगा, जिनको मेडिसिन भी मिली थी, वो 55 हैं। ये समझ आ गया। नीचे तो टोटल लिखे हैं बस, देखो 55 प्लस 45 100, 65 प्लस 35 100, टोटल यहाँ पे देखो 55 प्लस 65 120, 45 प्लस 35 80। ये यहाँ पे इन्हें ऐड करके बना है और ये यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके बना है, इन दोनों को ऐड करके बना है, ये टोटल है। मेन जो वैल्यूज है ये मेरे पास ये सेंटर वाली 4 है, बाकी टोटल है और वैल्यूज लिखी हुई हैं। बताओ टेबल समझ आया पक्का? चलिए आगे, चलिए फिर टेबल तो समझ आ गया हमें। आगे क्या कह रहा है देखो, टेस्ट वेदर द ड्रग हैज बीन इफेक्टिव इन क्योरिंग द डिजीज। आप बताओ क्या इस दवाई से लोग ठीक हुए, डिजीज से बचे? ये हमें टेस्ट करना है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्या दवाई इफेक्टिव थी? दवाई की क्वालिटी की बात हो रही है। क्या दवाई ने इफेक्ट किया, डिसीज से लोग बचे? क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है। क्वालिटी के बारे में बात होना, दैट इज किसकी बात हो रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट के क्वेश्चन की। वही सेम प्रोसीजर H0 H1 अल्फा सब वही कर रहे होंगे। आराम आराम से चीजें समझते हैं। टेबल समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, टेस्ट क्या करना है समझ आया, क्या दवाई से डिसीज ठीक हुआ या नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। अब देखो क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? नल हाइपोथेसिस H नोड। सबसे पहले क्या लिखते हैं? नल हाइपोथेसिस, दैट इज H नोड। हमेशा जब भी इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन होगा, हमेशा नल हाइपोथेसिस क्या लेनी है? इंडिपेंडेंट, कि दोनों में लिंक है ही नहीं, दवाई और डिजीज ठीक होने में कोई लिंक नहीं है, हम वो नल हाइपोथेसिस लेंगे। या लिखे ना, ड्रग हैज बीन इफेक्टिव इन क्यूरिंग द डिजीज, हम H नोड क्या लेंगे? द ड्रग हैज नॉट बीन, क्या लिखेंगे? हैज नॉट बीन इफेक्टिव, वो इफेक्टिव है ही नहीं क्योरिंग द डिजीज। जब भी ये वाला टॉपिक होगा हम इंडिपेंडेंस, एक मिनट, दिस डिजीज, हम इंडिपेंडेंस शो करेंगे किसमें? नल हाइपोथेसिस में। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? कि दोनों में कोई लिंक नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस लेते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चन में नल हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंस शो करते हैं कि डिजीज और ठीक होने में, डिजीज और दवाई में कोई भी रिलेशन नहीं है, दवाई से कोई ठीक नहीं हो रहा, तो कहेंगे द ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन दैट इज डिसीज। हर क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में, नल हाइपोथेसिस में हम ये लिखेंगे, जो भी जिस चीज का रिलेशन पूछेगा, इनमें रिलेशन नहीं है, दवाई ठीक नहीं कर रही लोगों को, इन दवाई का ठीक होने से कुछ लेना देना नहीं है। द ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन क्योरिंग द डिसीज। अब H1 के बारे में बात हुई थी जब मैंने काई-स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट में कराया था, मैंने वहां पे आपको रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में समझाई थी चीज, यहां भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। H1 यहां लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट होगी तो हम यही लाइन लिख देंगे दोबारा। मान लो अगर ये रिजेक्ट होगी तो बस यहां से नोट हटा देंगे। H1 लिखने का कंपल्सरी नहीं है, इसलिए कई बुक्स में ये चीज इग्नोर कर दी जाती है। यहाँ पे लेस ग्रेटर तो कुछ आना नहीं है, सिंपल कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे H1 बुक्स में इग्नोर हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर आप लिखना चाहते हो H1, कोई दिक्कत नहीं है, आप H1 लिख सकते हो। इससे उल्टी बात ही तो लिखनी है। क्या लिखेंगे? द ड्रग, पूरा लिखेंगे, द ड्रग हैज बीन इफेक्टिव इन क्योरिंग द डिसीज। बस ये वाला नोट हट जाएगा। ये H नोट था, ये H1 है, बुक्स में इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे सेम लाइन लिख देंगे, अगर रिजेक्ट करना होगा तो हम अपने आप ही नो हटा देंगे। रिजेक्ट का मतलब क्या है? इससे उल्टी बात लिखनी है हमने फाइनल रिजल्ट में। रिजेक्ट करेंगे तो अपने आप ही नो हटा देंगे, हम कहेंगे वो कह रहा था नहीं है, रिजेक्ट हो गई बात, इसका मतलब डिजीज और ड्रग में कोई ना कोई रिलेशन है। तो अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो हम अपने आप ही नो हटा देंगे, H1 लिखने की जरूरत नहीं होती। बट स्टिल यू वांट राइट, तो आप लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर आप क्या करेंगे? अल्फा लेते हैं। अल्फा दिया नहीं हुआ मतलब 0.05, H नोट H1 अल्फा।
अल्फा आ गया। उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे समीशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई। बिल्कुल सही। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज तो निकाल लो, तभी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालेंगे। H0 H1 अल्फा फॉर्मूला तक क्लियर है? पक्का मैं ये रब कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू समझानी है। ये क्लियर हो गया अच्छे से, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। चलिए फिर आप समझते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अभी समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास टेबल है, आपको पता है ये टोटल है और ये भी टोटल है। ये 4 वैल्यूज हैं जो मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। ये भी टोटल वाला रो है, टोटल वाला कॉलम है। ये 4 वैल्यूज ही ऑब्जर्व्ड है मेरी, ये 4 वैल्यूज हम लिख रहे होंगे। इसके लिए एक्सपेक्टेड निकालते हैं। एक्सपेक्टेड के लिए भी ऐसा ही एक टेबल बनता है, एक्सपेक्टेड के लिए भी ऐसा ही टेबल बनता है जब इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन होता है। बना लेते हैं। यहां लिखते हैं टोटल कितना है, देखो ध्यान से 120 80 200। जब आप एक्सपेक्टेड के लिए टेबल बनाओगे, टोटल आपने एज सच नोट कर लेने हैं। यहां क्या लिखा है 100, यहां क्या लिखा है 100 और यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज, ये टोटल की बात हो रही है। आपने यहाँ पे लिखना, लिख दो ये क्योर्ड है और ये क्या है नोट क्योर्ड। क्लियर होगी बात, ठीक है। ऊपर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी है 4, 1 2 3 4, इतनी ही हम एक्सपेक्टेड निकालेंगे। एक यहाँ 2 3 4, ये 4 सर्कल्स हमने फिल कर रहे हैं, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहली वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। E इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, टोटल ऑफ रोज इंटू टोटल ऑफ कॉलम्स अपॉन टोटल वाला। ये क्या टोटल है अभी बताती हूँ। ये पूरा वाला टोटल है, देखो यहां से भी टोटल आ रहा है, यहां से भी टोटल आ रहा है। दिस इज n, हम यहां पुट करेंगे, दैट इज n की वैल्यू कितनी है 200। हम सबसे पहले ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है ना वैल्यू के, ये बड़ा फर्स्ट कॉलम, इसमें तो बताया हुआ है क्योर्ड नोट क्योर्ड, वैल्यूज वाला फर्स्ट कॉलम यही है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये E11 है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो हमेशा रेस्ट की पोजीशन में होता है। ये रो ये कॉलम, ये E11 निकाल रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट n ये होता है जो टोटल, इससे भी आ रहा होता है इससे भी आ रहा होता है 200, वो n की वैल्यू 200। r क्या था टोटल ऑफ रो, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसके सामने रो का टोटल क्या, देखो इसके सामने रो का टोटल कितना है 120, वो हम 120 यहां लिख रहे होंगे। इसके सामने कॉलम का टोटल कितना है 100, वो हम यहां लिख रहे होंगे। टोटल n की वैल्यू तो पता हमें कितनी थी 200। हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, रो का टोटल ये r की वैल्यू, कॉलम का टोटल ये 100 और ये कंप्लीट टोटल n, वो हमने यहाँ पे 200 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 2 6 12, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज मेरी वैल्यू आ गई 60। यहाँ मैं वैल्यू कितनी लिख रही होंगी 60। ये 3 वैल्यूज अभी बची हैं। क्लियर हुई चीज? क्या बाकी 3 वैल्यूज भी इसी ई के फॉर्मूला से निकलेगी? नहीं, इस ई के फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी ई के फॉर्मूला से भी निकालोगे सेम आंसर आएंगे, पर हम एक सिंपल सी ट्रिक यूज करके ये बाकी 3 फॉर्मूलाज भी, बाकी 3 वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। आप इसको ई वाले फॉर्मूला से भी निकालोगे ना, ये रो का टोटल 80, कॉलम का टोटल 100 इंटू 200, सेम आंसर आएंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे भी सेम आंसर आएंगे, सारे ई से निकालने की जरूरत नहीं है। देखो ये टोटल कितना है 100, ये 60 आ चुका है, मतलब ये कितना होगा 40। ये टोटल कितना है 120, 60 यहाँ कुछ आएगा, टोटल 120 बन रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 60। समझ आ रही है चीज? यहाँ 60 लिखा था, टोटल 120 बन रहा है, 60 प्लस 60 से बनेगा ऐसे। देखो 60 लिखा है, यहाँ कुछ मिसिंग है, टोटल कितना है 100, मतलब यहाँ पे 40 रहा होगा। ये हमारी वैल्यूज रेडी है। ये हमारी 4 वैल्यूज क्या है एक्सपेक्टेड, ये 4 थी ऑब्जर्व्ड, ये 4 क्या मिल गई एक्सपेक्टेड। बताओ गेम की तरह है ना, एक वैल्यू निकालने से बाकी टोटल की हेल्प से हमें बाकी 3 वैल्यूज मिल गई। अब बाकी 3 वैल्यूज भी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। देखो कैसे, मान लो किसी को है भी मैम इसी फॉर्मूला से निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। E12 ये रहा फर्स्ट रो, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा मेरे पास फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम ये रहा, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू चाहिए, किससे चाहिए मान लो मुझे, फॉर्मूला से निकालनी है। अभी चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू सी बाय एन, ठीक है। टोटल रो का कितना है 120, बिल्कुल। इसका कॉलम का टोटल कितना है 100, कंप्लीट वाला n कितना है 200। सॉल्व कर लो 60 ही आ रहा होगा। आप हर एक की वैल्यू इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, पर कोई नहीं निकालता, सिंपल माइनस करो। बुक्स में भी ये माइनस वाले सिस्टम से ही निकाला होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप एक से निकाल के बाकी माइनस से निकाल सकते हो। ये क्या है ऑब्जर्व, ये क्या है एक्सपेक्टेड। अब हम टेबल बनाएंगे। क्यों टेबल क्यों बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, ये समीशन है। समीशन के लिए हमेशा क्या बनता है, टेबल बनता है। पहले ओ नोट करेंगे। ओ कैसे नोट करना है, ऐसे देखो आप 55, 65, 45, 35, पहले ये, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यही किया हुआ है। 55, 65, 45, 35। आगे आ जाओ। अब जिस ऑर्डर में आपने उठाई है दैट इज ये वाली वैल्यूज, कौन सी ऑब्जर्व, उसी में एक्सपेक्टेड हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको भी फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। जैसे ये उठाई है उसी सेम ऑर्डर में ये उठानी है। 60, 60, 40, 40, तो यहाँ पे देखो 60, 60, 40, 40, एक बार ओ और ई आ गया, बाकी सेम है। ओ माइनस ई करो, होल स्क्वायर करो, डिवाइड बाई ई करो। इसका आपने क्या करना है सम, ये वैल्यू आ गई। काय स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, इसी का समीशन है, मतलब टेबल से इसी कॉलम का सम चाहिए। ये रहा, यही तो काय स्क्वायर की वैल्यू होती है। काय स्क्वायर का आंसर क्या गया 2.0834। यहां तक क्लियर है, पक्का। आगे चले ना, काय स्क्वायर टेस्ट से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा, तो हमने क्या निकाला डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे फॉर्मूला रहता है R-1 इंटू C-1 की रोज कितनी है -1 इंटू कॉलम कितने हैं -1। देख लेते हैं कितने रोज है। देखो इसमें ये नहीं काउंट होते जिसमें कुछ लिखा है टोटल, ये वाले नहीं काउंट होंगे, ये सिर्फ वैल्यूज वाले काउंट होंगे। 2 रोज है यहाँ पे और 2 ही कॉलम है। कितने रोज है देखो, 2 रोज है, 2 ही कॉलम है, तो यहाँ पे यही लिखा गया। देखो हमने क्या करना था R-1 C-1, 2 - 1 2 - 1 1 इंटू 1, आंसर इज 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रही 1 रही। यहाँ पे रोज कॉलम सिर्फ ये वाले वैल्यूज वाले काउंट होते हैं, टोटल वाला नहीं काउंट करना और ना ही ये लिखे हुए काउंट करने हैं। आगे आ जाओ। अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। फॉर न्यू इक्वल टू 1, काय स्क्वायर 0.05 की वैल्यू 3.841 होती है। आपको पता है टेबल में देखना आता है आपको। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी 2.08, ये कितनी है 3.841। कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये चीज मेरी क्या होगी, एक्सेप्ट हो चुकी है। जो हमने H नोट लिया था, क्या लिया था, द ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन क्योरिंग द डिजीज। हमने H नोट हमेशा इंडिपेंडेंट शो करता हुआ दिखाना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता डिजीज और उससे, मतलब डिजीज पे कोई फर्क नहीं है दवाई का। द ड्रग हैज नॉट बीन इफेक्टिव इन क्योरिंग द डिसीज। नल हाइपोथेसिस नोट वाली ही ली थी, एक्सेप्ट हुई है, तो लास्ट में लाइन भी नोट वाली ही आएगी। H1 से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रखना। इफ यू वांट राइट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने H1 इसलिए नहीं लिखा था, अगर आपको बुक्स में नहीं मिलेगा आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो H1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी कोई बात नहीं। लास्ट में हमें रिजल्ट बिना H1 के भी समझ आ रहा होता है। मैं फिर भी आज की क्लास में आपको H1 भी बताते जाऊंगी। जिसने लिखना है वो लिख सकता है, जिसने नहीं लिखना वो छोड़ सकता है, ठीक है। H1 को ये नहीं हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अगर H नोट रिजेक्ट हो रहा है तो आंसर क्या लिखना है, इसलिए हम वो नहीं ले रहे, बट लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। Two investigators study the income of group of persons by the method of sampling। 2 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उसने क्या पढ़ा, इनकम ऑफ पर्सन्स पढ़ी। किसकी पढ़ी, इनकम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स पढ़ी, ठीक है। फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड बाय देम। कुछ रिजल्ट्स निकाले उन्होंने, इन्वेस्टिगेटर ए ने इन्वेस्टिगेटर बी ने। अब हमें ये टेबल पढ़ना आता है कि ए के अकॉर्डिंग पुअर 160, ए के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास 30, ए के अकॉर्डिंग वेल टू डू 10, बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं। Show that the sampling technique of at least one of the investigated is suspected।
वो क्या कह रहा है, कहता है ये डाटा तो निकाला है लेकिन इस डाटा में क्या है, गड़बड़ है। डाटा में क्या है, गड़बड़ है। किसी एटलीस्ट वन, दोनों के डाटा में भी गड़बड़ हो सकती है लेकिन कम से कम एक के डाटा में तो यहाँ गड़बड़ है। इस डाटा का गड़बड़ से कोई रिलेशन है। क्वालिटी बता रहा है ना, अच्छा नहीं है डाटा। अब ये ना कहना मैम अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो क्वालिटी है। वो कह रहा है कुछ ना कुछ तो सैम्पलिंग में गड़बड़ है, किसी एक की, मान लो दोनों की सैम्पलिंग में भी हो सकती है पर किसी एक की सैम्पलिंग में तो गड़बड़ है। क्वालिटी की बात हो रही है, चाहे वो गड़बड़ की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात हो रही है। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है, बताओ क्लियर है? अच्छे से करें स्टार्ट फिर। चलो फिर सबसे पहले एच नोट क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंस वाला। उसने कहा गड़बड़ है, डाटा और, देखो ध्यान से, डाटा का और गड़बड़ का कुछ रिलेशन है। हम एच नोट इंडिपेंडेंस वाला लेते हैं। हम कहेंगे डाटा और गड़बड़ में कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे लिखे एटलीस्ट वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड, हम कहेंगे नो इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड। हम कहेंगे कोई भी इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्टेड नहीं है, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की है, सारा डाटा बढ़िया है। इन्वेस्टिगेटर की सैंपलिंग और गड़बड़ में कोई रिलेशन नहीं है, नो इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड। H1 जो लिखना चाहे लिख सकता है। अब H1 क्या होता है, इससे उल्टा, कि गड़बड़ है और गड़बड़ जो उसने बताई है वो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, दैट इज एट लीस्ट वन ऑफ द इन्वेस्टिगेट नहीं, इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड। एटलीस्ट एक तो सस्पेक्टेड है, वो हम H1 में लिख देंगे, एटलीस्ट वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड। ठीक है, अल्फा कुछ दे नहीं रखा तो क्या लेंगे, 0.05। अब जो यहाँ H1 मेंशन नहीं करता, मान लो ये एक्सेप्ट होता तो हम यही चीज लिख देते। अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो हम इससे उल्टी चीज लिखते कि सस्पेक्टेड है, और हम ये वाली लाइन लिख देते कि एटलीस्ट एक तो सस्पेक्टेड है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर हम ये H1 नहीं लिखे, मान लो ये एक्सेप्ट हुआ, ये H1 नहीं लिखा, मान लो फाइनल में ये एक्सेप्ट हो गया तो यही लाइन लिख देते। रिजेक्ट हो जाता मतलब कोई तो सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड कोई भी ना लिख देते, फिर जो स्टेटमेंट वाला वो लिखते कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सस्पेक्टेड। ये हमने पहले भी चीजें की हुई हैं कि ये बात माननी ठीक है, इससे उल्टा मानना। तो एक बार क्वेश्चन में देख लो, उल्टे में दिया क्या हुआ है, एटलीस्ट वन का दिया हुआ है, तो आप लास्ट रिजल्ट में एटलीस्ट वन ही लिखोगे। इसमें हमने कहा है रिलेशन नहीं है, अगर रिलेशन होगा तो वही होगा जो उसने पूछा है, ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एच नोट हमने कहा रिलेशन नहीं है। H1 में क्या कहेंगे कि एटलीस्ट जो वो पूछना चाहता है, रिलेशन जो उसने दिया, उसने नहीं कहा दोनों ही सस्पेक्टेड है, उसने कहा एटलीस्ट एक सस्पेक्टेड है। ये इसमें तो हमने इंडिपेंडेंस दिखा दी, तो डिपेंडेंस दिखाने वाले में वही रिलेशन उठाएंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। H1 ना भी लिखते, एंड में अगर ये रिजेक्ट हो जाती, हम रिलेशन वाली लाइन ही लिख रहे होते। आई होप आपको चीज क्लियर है, पक्का? चलिए आगे, अच्छे से समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? चलिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला काय स्क्वायर लिखेंगे, समीशन O माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है हमारे पास, अब हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, निकालें एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहाँ तक समझ आ गया, अच्छे से देख लो। चलिए भाई, अब हम इसको रब कर रहे हैं नीचे वाले पोर्शन को। वैसे क्यों ही रब किया, हम तो साइड पे बना रहे थे। चलिए भाई, अब हम निकालते हैं वैल्यूज। पहले बताओ ये टेबल समझ आया कैसे काम कर रहा है? हमारे काम की कितनी चीजें हैं, 160, 30, 10, 140, 120, 40, ये 6 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। टोटल वाली नहीं लेनी होती, ये नीचे टोटल वाली नहीं लेनी होती। 6 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, 6 एक्सपेक्टेड ही निकालेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड के लिए भी टेबल बनता है। पहले हम टोटल वैल्यूज एज इट इज नोट करते हैं, 200, 300 एंड दैट इज 500, राइट? ये वाली टोटल नोट करो, नीचे वाली दैट विल बी 300, यहाँ पे 150 एंड दिस इज 50। मैंने पहले सारी टोटल वाली वैल्यूज नोट की हैं। ठीक है, अब हमने 6 एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है, अभी निकाल लेते हैं। पहले इसकी निकालते हैं, मतलब ये 6 वैल्यूज ये चाहिए मुझे, 1, ध्यान से 2, 3, राइट, 4, 5, 6। आपके पास तो लाइंस लगी होंगी शीट्स पे, तो आपको सर्कल नहीं लगाने होंगे। मैंने इसलिए सर्कल्स लगाए कि मुझे पता लगे अच्छा इसके सामने वाली वैल्यूज निकाल रही हूँ। आपके पास लाइंस होंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको सर्कल लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ये वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप देखो ये कौन सी वैल्यू है, E11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ना, फर्स्ट रो है
और एक कॉलम भी फर्स्ट है, E11 चाहिए, ठीक है। R इंटू सी बाय नीचे क्या आएगा, n आएगा। यहाँ पे रो का टोटल कितना है इसके सामने देखो 200, ठीक है। इसके सामने ये वैल्यू निकालनी है, इसके लिए कॉलम का टोटल देखो कितना है 300। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वाला, टोटल यहाँ कॉर्नर वाला होता है, जो ये कॉर्नर में लिखा होता है ना, देखो ये कंप्लीट वाला, n की वैल्यू ये होती है 300 प्लस 200, ये भी 500 है, ये सबका सम भी 500 बनेगा। तो जहाँ ये कॉर्नर में लिखा होता है कंप्लीट वाला टोटल होता है n कितना है 500। इसको यहाँ पे कैंसिल करो, 5 बचा, 5 4 द 20, ये 0 4 3 द 120, ये वैल्यू जो मेरे पास है वो 120 आ गई। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 120। अब ध्यान से देखते हैं, क्या एक वैल्यू से काम निकालने से काम चल जाएगा, देख लेते हैं। ये टोटल कितना है 300, अगर ये 120 है तो ये कितना रहा होगा, दैट इज 180। ये 180 रहा होगा, ये 120 रहा होगा, ये 300 बन जाएगा। मतलब टोटल से ये एक वैल्यू निकाली थी, टोटल के कारण हमें ये भी 180 मिल गया, ठीक है। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे 2 वैल्यू मिसिंग है, इस टोटल से मैं ये वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगी। कब टोटल से वैल्यू निकाल पाते हैं, एक मिसिंग हो। मान लो जैसे ये था मेरे पास लाइन, ये वाला मिसिंग था, मुझे पता टोटल 300 ही बनना है ना, ये 120 दिया हुआ है, बचा हुआ 180 यहाँ आएगा। माइनस करके देख लो, 300 माइनस 120, यहाँ 180 आएगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा, टोटल सम 300 बन रहा है, ये 120 वैल्यू है, तो आप 300 में से 120 माइनस करो, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें 2 वैल्यू मिसिंग है, तो मैं टोटल की हेल्प से नहीं निकाल सकती। टोटल की हेल्प से तब निकलते हैं जो हमें दिया हो उसमें से एक वैल्यू मिसिंग हो। यहाँ 2 वैल्यू मिसिंग है, नहीं निकलेगा टोटल की हेल्प से, ये नहीं निकलेगा तो ये नहीं निकाल पाऊंगी। इसका मतलब मैं ये वाली वैल्यू फॉर्मूला से निकाल लेती हूँ, इसके कारण मैं टोटल वाली गेम खेल पाऊंगी। ये मैं E12 भी निकाल लेती हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम था ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू है, मैं E12 भी कैलकुलेट करूंगी। करें फिर कैलकुलेट, आप ऐसे टेबल बना के नीचे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं साइड पे कर रही हूँ, आप उसी के नीचे लिखना E12। इसका देखो ये वाली वैल्यू चाहिए, इसका रो का टोटल कितना है 200, इसका कॉलम का, इसके लिए कॉलम का टोटल कितना है 150, टोटल वाला टोटल कितना था ये कंप्लीट वाला 500। कैलकुलेट करो, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 3 द 15, 2 3 द 60, ये वैल्यू मेरी आ चुकी है, दैट इज 60। आप ये टेबल बनाते हो, नीचे कैलकुलेट करते जाओ और वैल्यूज यहाँ पुट करते जाओ, ये 60 आ गया, राइट। ये 60 है, टोटल कितना है 150। अगर ये 60 आ चुका है तो यहाँ कितना होगा, दैट विल बी 90 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 90, 60 और 90 ही 150 बनता है। तो ये वैल्यू निकालने से ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ इस वाली लाइन में चेक करो, टोटल कितना है 200, 120 प्लस 60 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 180 हो चुका है, तो बचा कितना मेरे पास 20। इसको 200 टोटल बनने के लिए यहाँ पे सिर्फ 20 ही चाहिए, 120 60 20 टोटल 200 बन रहा है। अब देखो ये वाली वैल्यू है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। इन दोनों का टोटल कितना है 50, तो यहाँ कितना आने वाला है 30 आने वाला है। या आप ऐसे भी चेक कर लो, इन तीनों का टोटल कितना बना था 300, 180 प्लस 90 कितना हो गया, दैट 180 प्लस 90 और 270। अगर मुझे 300 बनाना है तो 30 कम पड़ रहा है, यहाँ पे 30 ही आना था। तो ये वैल्यू आप इन दोनों से भी निकाल सकते थे, इन तीनों से भी निकाल सकते थे, लेकिन 2 से निकालना ईजी है। 50 सम चाहिए, 20 पड़ा है, यहाँ सिंपल 30 लिखना है। ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज तैयार है, ये मेरी 6 के 6 एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये 6 के 6 वेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। बताओ कहीं दिक्कत है तो? समझ आ रहा है? देख लो आराम से, बिल्कुल आराम से चीज़ें देखो, समझ आ रही है कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला से निकला, इससे ये निकल गया, ये बाकी निकल नहीं पा रहे थे, एक और फॉर्मूला से निकाल लिए, उसने बाकी हमें कॉलम हेल्प कर दिया सॉल्व करने के लिए। आप देखो वहाँ पे यही है 120 60 20, ये लिखा देखो 120 60 20। अगली क्या है देखो 180 90 30, यही लिखा देखो 180 90 30, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। ऑब्जर्व्ड भी इसी ऑर्डर में लेते हैं, पहले फर्स्ट रो की 3 लिखी, फिर सेकंड रो की 3 लिखी, यही यहाँ पे हमारी क्या बन गई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताओ कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्लियर है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत कुछ सीखने को है कि स्टेटमेंट से कैसे काम करना है, लास्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। लेकिन पहले कमेंट सेक्शन में लिख के आओ दैट एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्लियर, फिर हम काम शुरू करेंगे। कर दिया कमेंट? पक्का लिखा है कमेंट सेक्शन में जाके क्लियर है या नहीं है?
अगर नहीं भी क्लियर डोंट वरी, थर्ड में और अच्छे से जो भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। बट जिनको क्लियर हो गया कमेंट सेक्शन में लिख के आओ दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज डन, मुझे पता लगे कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाय ई। आपने क्यों निकाला ये? क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला है, समीशन है, टेबल बनेगा, यही वैल्यू मुझे काई स्क्वायर दे देगा। बिल्कुल सही। अब काई स्क्वायर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ये रहा। ये क्या है? r-1 c-1 नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो ध्यान से, रोज कितनी है? 1 2, 2 रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। वैल्यूज वाले देखते हैं, 3 कॉलम है और 2 रोज है, इसलिए यहाँ पे 2 - 1 और कॉलम के लिए क्या हुआ? 3 - 1। अब 2 - 1 1, 3 - 1 दैट विल बी 2। 1 × 2 2 हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 2 आया। तो 2 के लिए काई स्क्वायर की वैल्यू 5.991 आप टेबल से देख सकते हो। हमने टेबल डिस्कस करा हुआ है कैसे देखते हैं। ये है टेबल वैल्यू, ये है मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज not less than the table value, null hypothesis rejected, null hypothesis reject हो चुकी है। इसका मतलब मेरी ये चीज कि no investigator suspected, कोई भी investigator suspected नहीं है, ये चीज रिजेक्ट हो गई है। हमने कहा था कि गड़बड़ और हमारे सैम्पलिंग में, हमारे डाटा में कोई रिलेशन नहीं है, पर ये चीज रिजेक्ट हो गई है। इसका मतलब रिलेशन है, कोई डाटा में गड़बड़ है। गड़बड़ है तो क्या लिखे? दोनों में गड़बड़ है, एक में गड़बड़ है, क्या है? जो उससे क्वेश्चन में पूछा होता है। नहीं वाला गड़बड़ हमारे हाथ में था, गड़बड़ नहीं है हम ये लाइन लिख देते, लेकिन गड़बड़ है तो कौन सी गड़बड़ है? जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो लिखते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड। अगर आप H1 नहीं भी लिखते तो भी फाइनल में यही क्वेश्चन वाली लाइन लिख रहे होते कि ये तो रिजेक्ट हो गया, इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज सस्पेक्टेड। क्लियर है? चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में टेबल भी नहीं दिया हुआ, हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू का भी टेबल खुद बनाना है, एक्सपेक्टेड का भी बनाना है और फिर सिंपल कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। पहले फटाफट से टेबल समझते हैं। नाउ स्टेटमेंट देखो, इन अ सर्वे ऑफ 200 बॉयज ऑफ विच 75 आर इंटेलिजेंट। सर्वे किया गया कितने बच्चों का? 200 बॉयज का, ठीक है। उसमें से 75 इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल सही। 40 हैड एजुकेटेड फादर्स, 40 के क्या थे? एजुकेटेड फादर्स थे। 75 इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन 40 बच्चे ऐसे थे जिनके फादर एजुकेटेड है, बिल्कुल सही हो गया। While 85 ऑफ द अनइंटेलिजेंट बॉयज हैड अनएजुकेटेड फादर्स। 85 क्या था कि अनइंटेलिजेंट बॉयज थे और उनके पापा भी अनएजुकेटेड थे। ऐसे कितने हैं? दैट इज 85 है, ठीक है। डू दीज फिगर्स सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट एजुकेटेड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज। कहता है क्या आपको इस डाटा से लगता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके फादर्स एजुकेटेड है, मतलब एजुकेटेड फादर के ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं? क्या आपको ऐसे लगता है? मतलब वो पूछना चाह रहे हैं क्या जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और एजुकेटेड पापा है इनके बीच रिलेशन है कि इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ एजुकेटेड फादर्स के हो सकते हैं? इनके बीच का हमने रिलेशन चेक करना है। ये एट्रीब्यूट्स वाले टॉपिक से ही आया है। क्या है यहाँ पे? क्वालिटी पूछ रहे हैं कि इंटेलिजेंट वही बच्चा जिसके पापा एजुकेटेड है, क्वालिटी की बात हो रही है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी समझाती हूँ, स्टेटमेंट और अच्छे से भी क्लियर करूंगी, टेबल बनवाऊंगी, फिर H0 H1 अल्फा भी कर रहे होंगे। इसमें हमें टेबल भी खुद बनाना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट। सेकेंड चीज एजुकेटेड फादर, नॉट एजुकेटेड फादर, तो टेबल उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले यहाँ पे बॉयज के बारे में लिखते हैं बिल्कुल कि इंटेलिजेंट है बॉयज या फिर अनइंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फादर के बारे में बात करते हैं कि एजुकेटेड है फादर या फिर नॉट एजुकेटेड है, ठीक है। ये दो चीजों के बारे में बात हो रही है, हमने टेबल में लिख लिया। ऐसे बार बार पढ़ना डिफिकल्ट है, इसमें पहले क्वेश्चन वाला टेबल ही बना लें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाला ही टेबल में इसको लिखा हुआ है, टेबल फॉर्म में लिख लें, फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। सोल्यूशन में टेबल भी हमें खुद ही बनाना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाला, ठीक है। अब इंटेलिजेंट, कितने इंटेलिजेंट है जिनके एजुकेटेड फादर है? इंटेलिजेंट कितने बच्चे हैं? 75। इस इंटेलिजेंट के सामने 75 लिख दो। इंटेलिजेंट कितने बॉयज हैं? 75, टोटल 75 आएंगे। इंटेलिजेंट के सामने कितने लिख दिए? 75, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, बहुत ईजी है। फिर अनइंटेलिजेंट कितने हुए?
200 बॉयज हैं, 75 ये हैं, तो 125 अनइंटेलिजेंट होंगे। ये बात समझ आ रही है? इंटेलिजेंट के सामने उसका टोटल लिख दिया, यहाँ लास्ट में टोटल आता है ना, बिल्कुल सही। तो इंटेलिजेंट 75 है, हमारे पास टोटल 200 थे, तो अनइंटेलिजेंट कितने हुए? 125। आगे चलते हैं। 75 वर इंटेलिजेंट, यहाँ लिख दिया। 40 हैड एजुकेटेड फादर्स, जो इंटेलिजेंट है उसमें से 40 के एजुकेटेड फादर्स है। ये इंटेलिजेंट एजुकेटेड फादर्स, दैट इज 40। आगे देखो, while 85 of the unintelligent boys had uneducated fathers, अनइंटेलिजेंट के सामने नॉन एजुकेटेड के आगे कितना आएगा? दैट इज 85। नॉन एजुकेटेड लिखो, अनएजुकेटेड लिखो। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? अनएजुकेटेड, तो आप यहाँ पे अनएजुकेटेड भी लिख सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लिखा हुआ देखो, तो क्या लिखा है? while 85 of the unintelligent boys had uneducated fathers, अनइंटेलिजेंट के सामने अनएजुकेटेड कितने हैं? दैट इज 85। डू दिस फिगर सपोर्ट, आगे उन्होंने पूछा हुआ है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब ये बात देखो, हमारे पास ये बची हुई वैल्यूज निकल सकती हैं। हमें तो सिर्फ ये वैल्यूज दी हुई थी, ये टोटल निकाल लिए, और ये वैल्यूज दी हुई थी, बाकी ये वाली वैल्यूज कैसे निकालें? निकाल सकते हैं। टोटल कितना है? 75। ये कितना है? 40। तो कितना बचा? दैट इज 35। ये यहाँ पे 35 आ रहा होगा। ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई थी, येलो वाली में माइनस करके निकाली। टोटल कितना था? 75। क्वेश्चन में दे दिया, ये 40 दे दिया। तो क्वेश्चन देने वाले को पता है कि हमें ऐसे डील करना आता है, माइनस करना आता है, तो उसने सिर्फ ये वैल्यू दी, हमने निकाल ली। कितनी आई? 35। ये टोटल कितना है? 125। ये कितना दे रखा है? 85। ये कितना बनेगा? दैट इज 25 उधर से, 15 इधर से, दैट इज 40। ये भी कितना बन रहा होगा? 40 बन रहा होगा। ध्यान से देखना, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 200। वो मैं यहाँ पे इसका ऐड करके लिख रही हूँ। इनके भी टोटल कर लो, 40 + 40 80। यहाँ पे भी टोटल आता है ना, 40 + 40 80। यहाँ पे भी कितना बनेगा? दैट इज यहाँ पे बनेगा 120। इनको ऐड करके देखो, 120 आ रहा है। ये लाइन ठीक है कि नहीं? चेक कर लो। 120 + 80 में 200 मिल रहा है। ये इसका टोटल इससे मैच कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन वाला टेबल रेडी है। जो व्हाइट से लिखा है वो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो येलो से मैंने कवर किया है वो माइनस करके कवर किया है। मुझे पता है क्वेश्चन वाले टेबल में यहाँ पे भी टोटल होता है, यहाँ पे भी, तभी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल पाते हैं। तो मैंने ये टोटल तो यहीं से कर लिया 200। ये इनको ऐड करके देखा, चेक करने के लिए मैंने यहाँ से भी टोटल चेक करके देख लिया कि इन दोनों को ऐड करके भी यहाँ आंसर मैच कर रहा है 200। मेरा वैल्यू वाला टेबल, ऑब्जर्व वैल्यू वाला टेबल बन चुका है। अब मैं क्वेश्चन, मतलब ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं H0 H1 अल्फा वाला प्रोसीजर शुरू कर सकती हूँ। लेट्स स्टार्ट। H0 लेते हैं पहले। हमने तो इंडिपेंडेंट लेना होता है। उसने कहा कि एजुकेटेड फादर्स इंटेलिजेंट बॉयज रिलेटेड है, हम कहेंगे ऐसा नहीं है। एजुकेटेड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज, हम कहेंगे देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द दैट इज इंटेलिजेंट बॉयज एंड एजुकेटेड फादर। ये लिखेंगे देयर इज नो रिलेशन, रिलेशन नहीं एसोसिएशन लिख लो, बेटर वर्ड है। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एजुकेटेड फादर एंड इंटेलिजेंट, आप पूरा लिखना, इंटेलिजेंट बॉयज। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। H1 क्या लेंगे? जो उन्होंने बोला है। हम देखो, देयर इज नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है, इंडिपेंडेंट वाला उठाते हैं हमेशा नल हाइपोथेसिस। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, उठा लिया। H1 क्या उठाएंगे? दोनों में रिलेशन है। रिलेशन क्या? ये वाली लाइन ही लिखेंगे कि एजुकेटेड फादर्स हैं, उनके ही बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। हम ये वाला उठाएंगे H1 के अंदर, ये वाले एजुकेटेड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज, यही वाला H1 के अंदर लिख रहे होंगे। अगर आप H1 लिखना चाहते हो, अगर H1 नहीं लिखना चाहते स्किप कर दो, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अगर ये एक्सेप्ट होगी एंड में नल हाइपोथेसिस, यही लाइन लिख देंगे। रिजेक्ट होगी कि इनमें रिलेशन है, रिलेशन कौन सा वाला लिखेंगे? क्वेश्चन वाला हम लिख देंगे। मान लो ये रिजेक्ट होगी तो हम लिख देंगे एजुकेटेड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज। H1 यहाँ इग्नोर कर सकते हो। इफ यू वांट लिखना चाहते हो लिख दो, जैसे आपकी बुक में हो। बुक्स में दोनों तरह से काम किया हुआ है, H1 लिखा भी हुआ है, स्किप भी किया हुआ है, अलग अलग बुक्स का है। ठीक है, समझ आ गया। अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे? 0.05। काय स्क्वायर आपको पता है फॉर्मूला, समीशन O माइनस E का होल स्क्वायर बाय E। ये क्लियर हो गया? पक्का। अब बनाए किसकी वैल्यू निकालेंगे? ये था हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू का टेबल। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। ऑब्जर्व्ड है, एक्सपेक्टेड निकालेंगे। स्टार्ट करें एक्सपेक्टेड निकालें। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे वैल्यूज निकालें? मैं रब नहीं करना चाह रही H0 H1।
चलिए मैंने H0, H1 अल्फा सब यहाँ नोट कर दिया। अब हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे, किसके लिए, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए। सबसे पहले टोटल नोट करते हैं, 75, 125, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 200। यहाँ नीचे वाली देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं 75, 125 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 200। अब इसके नीचे भी टोटल है, दैट इज 120, ठीक है, और ये कितना है 80, यहाँ लिख देते हैं। बस हमें 4 वैल्यूज, ये क्या है मेरी, ये मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है। इन 4 वैल्यूज के लिए ही मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है। जल्दी से निकाल देते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। पहले निकालते हैं E11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, E11, यहाँ पे रो का टोटल कितना है 75, यहाँ लिखेंगे 75। कॉलम का टोटल कितना है 80, यहाँ लिखेंगे 80। कंप्लीट टोटल कितना है, दैट इज 200, तो ये मैंने क्या लिख दिया 200। इसको सॉल्व करो, दैट विल बी कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 30। सिंपल कट की है, ये 30 है, ये पूरा सम 80 है, इसका मतलब ये 50 रहा होगा। ध्यान से, यहाँ 30 लिखा था, पूरा सम मेरे पास 80 था ये वाला, तो पक्का यहाँ पे 50 आ रहा होगा। ये सम कितना है 75, ये मैं 30 लिख चुकी हूँ, तो कितना आएगा 75 बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे आएगा 45। 5 ठीक से लिख देते हैं, दैट इज 45 लिख दे यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू मिसिंग है बिल्कुल, आप यहां से भी चेक कर सकते हो, यहां से भी, आपकी मर्जी है। पहले यहां से चेक करवा देती हूँ, ये है 45, मुझे सम कितना चाहिए 120, ये 45 है 120 कैसे बनेगा, दैट इज यहाँ पे 75 आ रहा होगा। अब 120 में से 45 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 120 माइनस 45 करोगे 75 आ रहा होगा। यहां से चेक करना, यहां से कर लो, 50 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे 125 चाहिए, तो 75 कम है, तो 50 प्लस 75 125 बन रहा है। तो ये मेरी क्या है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यूज। यही अब हम टेबल में लिखेंगे, 30, 45, 50, 75, यही आगे लिखा हुआ देखो, 30, 45, 50, 75। ऐसे ही ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लिखी गई हैं। क्या है ऑब्जर्व, 40, 35, 40, 85, यही लिखा हुआ है, 40, 35, 40, 85 माइनस स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको इस वाले से डिवाइड करना है, 100 डिवाइड बाय 30, 100 डिवाइड बाय 45, ये आपका आंसर आएगा जब कॉलम को ऐड करोगे। ये हमें पता है, यही हमारा फॉर्मूला है, हमने कॉलम में निकाल दिया है, यही सब हमारे काई स्क्वायर की क्या है, वैल्यू है। काई स्क्वायर टेस्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा, R-1 C-1। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2 थी, देखो 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, दोनों ही 2 है, तो यहाँ पे 2 - 1 इंटू 2 - 1, आंसर कितना आया 1 आया। वैल्यू क्या है देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए टेबल में वैल्यू कितनी है 3.841। ये मेरे पास कैलकुलेटेड, ये मेरे पास टेबल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉट लेस देन टेबल वैल्यू, देन हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इसका मतलब रिजेक्ट होगी, इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में कहा था ना देयर इज नो रिलेशनशिप, ये चीज हमारी रिजेक्ट हो गई है, मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, जो क्वेश्चन में दिया होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, देयरफॉर एजुकेटेड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज। H1 ना भी लिखा होता तो भी यही इसका मीनिंग था, यही आंसर आना था, यही रिजल्ट आना था। क्लियर है क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा काई स्क्वायर टेस्ट ये वाला जो है, जो 2 टॉपिक थे इसके अंदर, 3 टॉपिक, दैट इज हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, हमने ये तीनों डिस्कस कर लिए। इसके अंदर और भी 2-3 टॉपिक्स है, करेक्शन वाला हो गया, इंडिपेंडेंस वाला हो गया, नहीं करेक्शन वाला है, 1-2 टॉपिक और एडिशनल, बस 1-2 क्लासेस और हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जो मैं 2 टॉपिक्स बता रही हूँ ना, इस काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर ही आते हैं। मेन तो यही 3 टॉपिक्स हैं, बट 1-2 टॉपिक्स और, करेक्शन हो गया, ये 1-2 टॉपिक्स और एडेड है, वो भी 1-2 क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। उन 1-2 क्लास से काई स्क्वायर टेस्ट भी कंप्लीट हो रहा होगा ये वाला टॉपिक, और इसी के साथ साथ हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा होगा। क्या आप बताओ चैप्टर डिफिकल्ट लगा? नो डाउट, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अगर फॉर्मूलाज एक जगह नोटेड है, क्वेश्चन खुद बता रहा होता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किस चीज का क्वेश्चन है, सब अगर अच्छे से समझे हैं,
फॉर्मूला शीट है, बहुत अच्छे से सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, चीजें समझ आ रही है, पेपर अच्छे से दे पा रहे हो, चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हो। 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, देखो हमें तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे कर रहा है, ओके, लेकिन सब्सक्राइब करने से बाकियों को ये चीज पता लगती है, हाँ इस चैनल से पढ़ के बच्चे अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, इतने बच्चे इस चैनल से पढ़ के गए, सब्सक्रिप्शन से ये पता लगता है, तो दूसरों को भी हेल्प मिलेगी चैनल का पता लगने में कि हाँ यहाँ पे कंटेंट अच्छा है, पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.